नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर की सियासत में रोशनी का चक्कर बहुत ज्यादा घूम रहा है और सियासी गलियारों से लेकर सियासी जमातों तक लगे आरोपों के बीच में सियासी जमातें अपना पक्ष भी बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासत और सियासत के साथ जुड़ी ज़मीन में एक और विवाद भी शुरू होने जा रहा है और माना यही जा रहा है कि सरकार अब वक्फ ज़मीनों की भी छानबीन कर रही है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक रियासत के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों और जायदाद को किसने किस तरह से खसाड़ा है या लूटा है, यह सरकार जांचने परखने की कोशिश करी है। और यह भी माना जा रहा है कि सांबा से लेकर सोपोर तक वक्फ की जमीनों के हवाले से अवामी प्रेशर के बाद सरकार इस पे कई की नकेल कसने वाली है। लेकिन कश्मीर में इस सियासत के साथ साथ हालात भी हैं और हालात में इंतखाबात में सिक्योरिटी कंसर्न के बावजूद भी आज श्रीनगर के बारामूला श्रीनगर कौमी शाहराह पे शालटेंग से करीबन 2 किलोमीटर आगे सेना की एक टुकड़ी पर हमला भी होता है जिसमें सीआरपीएफ के 2 एहलकारों के घायल होने की खबर है। श्रीनगर में यह हमला ठीक उस वक्त होता है जब जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर वादी में सिक्योरिटी कंसर्न के बीच में ही इंतखाबात हो रहे हैं और जहां कुछ सियासी जमातें इन इंतखाबात के लिए हालात को मौजू भी करार नहीं दे रहे हैं, वहीं सरकार ने इंतखाबात के लिए वक़्त और तारीख तो दे दी, लेकिन इस तारीख और वक़्त के बीच में ये हमले बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी बन सकते हैं। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। वादी कश्मीर में एक साइड से मौसम और दूसरे साइड से बिजली की कटौती, और बिजली की कटौती को लेकर वादी कश्मीर में शहर खास के सभी इलाके बिजली से गुल। यानी कहना यह जरूरी है कि जिस तरीके से नोटिस भी जारी किया गया था और जिस तरीके से एक हुक्मनामा जारी किया गया है पावर डिपार्टमेंट की तरफ से, उनका मानना है कि कई प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो इस बारी सर्दियों में जी हां काफी ज्यादा बिजली की कटौती होगी और हम लगातार देख रहे हैं कि कई इलाके बिजली से काफी ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं। उनका मानना है कि एक साइड से अगर मीटर के हवाले से फीस भी भरा जाता है, मगर साथ ही साथ बिजली आखिरकार इतने घंटे गुल क्यों है। एक हुक्मनामा यह भी जारी किया गया है जिसमें 7 घंटे से लेकर 4 घंटे का फैसला भी बताया गया है। यानी मीटर्ड एरियाज में 4 घंटे बिजली दिन में गुल रह सकती है और साथ ही साथ शेड्यूल के हवाले से 7 घंटे नॉन मीटर्ड एरियाज में भी बिजली नहीं रह सकती है। फिलहाल मौसम के साथ साथ मौसम की करवट आज सुबह सुबह वादी कश्मीर में जी हां हल्की हल्की धूप का खिलना शुरू हो चुका है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट। मगर दूसरे जानिब बात करें कोयला और कांगड़ी की डिमांड वादी कश्मीर में सर चढ़ के बोल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, कश्मीर। चलिए, अब रुख कर लेते हैं बारामूला जिले का, क्योंकि बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर जो हमारे तलबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत मुश्किल आ रहा है। उसके बाद जो हमारे मुलाजिम हैं, मुलाजिम को भी बड़ा टाइम लगता है। आज आपको पता ही है ट्रैफिक कितना जैम होता है, तो उसकी वजह से अगर ये ट्रेन हमारी बहाल हो जाती तो स्टूडेंट को खासकर टाइम बच जाता और उनका आज पता ही है आपको पैंडेमिक की वजह से और ट्रैफिक की वजह से कितना जाम और कितना टाइम ज़ाया होता है। और ऐसे मुलाजिम भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं जिनको श्रीनगर से बारामूला आना पड़ता था। और जो हमारे मजदूर तबका लोग हैं, उनको बिजनेसमैन वगैरह हैं, उनको बांधाल बहुत ही आसान हो जाता था जाना, वो भी नहीं जा सकते हैं। हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट को, खासकर यूटी गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, कि वो जल्दी से जल्दी हमारी ये ट्रेन सर्विस जो है बहाल करें। लोगों को मुश्किलात होती है, जो सोमू श्रीनगर से बारामूला जाते हैं वो 200 रुपये किराया लेते हैं, उससे आम आदमी को बहुत मुश्किल हो जाती है। जिसको जम्मू जाना पड़ता है उसको 2000-3000 से किराया लेना पड़ता है। अगर ट्रेन सर्विस बहाल हो जाएगी, इससे गरीब लोगों की बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो जो कोविड-19 है, इससे लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। जो पब्लिक है उससे ज़्यादा चलना मुश्किल हो जाता है। अगर ट्रेन चलती है उससे लोगों की आसानी हो जाएगी। जो जाम होता है, सवेरे मुलाजिम निकलता है वो बेचारा 11 बजे 3 बजे 4 बजे निकलता है, पहुंचता है श्रीनगर। जो वापस निकलेगा उसको रात को बेचारे को रास्ते में रुकना पड़ेगा। इससे लोगों को मुश्किल, अगर ट्रेन सर्विस चलेगी इसमें लोगों की आसानी हो जाएगी। चले बहुत बहुत अगस्त पे जनाब।
तल पे कोता मुश्किलात वारिया प्रॉब्लम गई अथ पे दुकानदार पे गए 4 अगस्त पे दुकान बंद जनाब वारिया प्रॉब्लम गसान बाकी सर्विस चलान ट्रेन वेन पकान सवार ववार चाय वगैरह चलान सन घर तथ पे पकान जनाब गई बेकार बासान तुंदिस बिजनेस पे असर हद अलाव ये सहर दुकान वुकान चलान थोड़ा बहुत यूता हाई फाई बिजनेस कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस चलान ये अगर वो तमन दोन कत करो दोन ट्रेन चलान ये या श्रीनगर गसान या साउथ कश्मीर या बानिहाल गसान कम से कम टाइम लगान आज अगर वो कह पर्सनल पन्ने गाड़ी मज कह सोमन मज कह बाकी गाड़ियन मज कोता टाइम लगान और कोता मुश्किल सर ये लगभग मेन हिसाब वारिया प्रॉब्लम बोड़ प्रॉब्लम यह दोहस पे अगर ये बारामूला पे बानिहाल गई बाई रोड यह वारिया दूर कोता टाइम लगान लगभग डोड घंटा बानिहाल तान ये पे बारामूला पे ओवरऑल वो अक साइड कोविड-19 पैंडमिक सूरत हाल यह नाजुक बनित क्योंकि SOP पे फॉलो कर गाड़ियन मज वो तुम कत भीड़ भाड़ और कत मुश्किलात गसान तहम अगर ट्रेन सर्विस गि जल्द से जल्द शुरू कत परेशानी कचा मुश्किलात गसान वारिया मुश्किलात गसान हल जनाब ट्रेन मज वारिया मुश्किलात हल गसान मतलब जल्दबाजी जल्द इंसान वातान बी ट्रेन सस्त सर्विस मतलब गरीब इंसान तो हेकान अत मज खसित अप डाउन कर वापस ये आराम सान बी अत मज बाकी चन वल वगैरह घर वारिया मखला इंसान अत पे पकान घर वल वारिया ठीक। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें इस वक्त हम रेलवे स्टेशन करालहार में मौजूद हैं। हालांकि मैं आपको बता दें चलूँ जब से दफ़ा 370 और 35A को हटाया उसके बाद जो है कोविड-19 पैंडमिक आया, हालांकि तब से जो है रेल सर्विस जो है मनसूख की गई है। अगरचे हमने मुकामी लोगों के साथ बात की तो मुकामी लोगों का यही कहना है कि हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो एम्प्लॉय है चाहे तलबा व तालिबात की बात करें जो श्रीनगर जाते हैं या साउथ कश्मीर जाते हैं या बानिहाल जाते हैं उनको काफ़ी सारे मुश्किलात होते हैं। अगरचे इनका ये भी कहना है हम सुबह तकरीबन 9 बजे या 8 बजे निकलते थे ताहम हम 1 घंटे के अंदर बानिहाल या किसी और जगह जो है पहुंच जाते हैं। ताहम इनका ये भी कहना है कि आज कल जो है ट्रैफिक जाम की वजह से या हम सुबह 9 बजे से निकलते हैं हम तकरीबन 12-1 बजे जो है ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं, हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगरचे हम इस रेलवे स्टेशन पे मौजूद है यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, ताहम लोगों का यही कहना है कि हम गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ मरकज़ी सरकार से ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द बानिहाल से जो बारामूला तक जो रेल सर्विस है उसको जो है बहाल करें ताकि हमें जो है गुना गो मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। बड़ी तादाद है तो सरकार जितनी भी कोशिशें कर रही है हम पेरेंट्स को ये समझाना चाहते हैं कि सरकार की पॉलिसियों में और सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। आपने खुद ये किंडरगार्टन का हमारा स्कूल देखा और किस तरह आपके सामने ये बच्चे खुशहाल बैठे, इस सर्दी में भी बच्चे चाहते हैं हम इसी स्कूल में बैठे, इसी लैब में बैठे। ये हमारी सरकार की देन है। तो बहरहाल हमें फ़ायदा उठाना है और मैं आपकी वसात से पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर सरकार आपके बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है तो मेहरबानी करके अपने बच्चों का दाखिला दिलवाइए और अच्छी तालीम हमसे लीजिए। सरकारी स्कूल में तालीम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे अगर सरकार की बात करिए बहुत सारी यहाँ पे इकदाम उठाए जाते हैं। वहीं पे अगर आज पटन एरिया की बात करिए यहाँ पे बहरमपुरा इलाके में जो कि जून निहालपुरा में आता है, बिल्कुल यहाँ पे आज रेडियो निहालपुरा की जानिब से यहाँ पे किंडरगार्टन की इनाग्रेशन की गई ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे तालीम मिले और साथ साथ में यही मकसद है कि पेरेंट प्राइवेट स्कूलों के बजाय अपना बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करे। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। चलिए तो डोडा का रुख करेंगे। डोडा वसीम की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देखिए। जो ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं और डोडा के अंदर पावर कट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल से डोडा के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और डिपार्टमेंट से जब हम बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोड है, उसकी वजह से पावर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स भी इनसे जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। सर आपका नाम? मेरा नाम पवन कोतवाल है। सर पवन जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं भागवा ब्लॉक से हूँ और एक वहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता है चतरून। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? लाइट नहीं है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। सर परेशानियों की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं आपको बताता चलूँ पिछले कई सालों से
पिछले कई सालों से जब भी सर्दियां आती हैं, अभी आने को ही होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि बिजली की इतनी किल्लत यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी हम जैसों युवाओं के लिए है। इस वक्त एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं और मैं भी 12th के एग्ज़ाम दे रहा हूं, और जब भी शाम को या जब भी हमें पढ़ना होता है, एक तो क्लाइमेट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जब आपका वेदर ख़राब होता है तो लाइटनिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। देखिए, अगर मैं बात करूं डोडा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हिली एरियाज़ हैं, सारे बच्चे डोडा ही पढ़ने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा पढ़ने आते हैं, चाहे वो कॉलेजेस हो या स्कूल हो, तो यहीं पर पढ़ने आते हैं। तो उनको भी काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर पढ़ने में। बिल्कुल दिक्कत तो आ रही है। मैं खुद यहाँ गांव से आया हूँ, इतनी दिक्कत आ रही है, शाम को पढ़ नहीं सकते। हमने कितनी बार कहा है, आपके माध्यम से कहा है, इससे पहले भी बहुत बार कहा है, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की अपने डिपार्टमेंट से, इस पावर सप्लाई के, लेकिन कहीं भी इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अब कि अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं कि लाइट्स का ये हम देख रहे हैं। आज जो सीज़न चला रहा है, सर्दियाँ अभी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10वीं के एग्ज़ाम हैं, 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। उसके साथ बुढ़ापे के जो लोग इस वक्त बुढ़ापे में और बीमारी में मुस्तलिक हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। ये आज हमें इस साल पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बिजली कट हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाए। हमने एनुअल एग्ज़ाम बच्चों के हो रहे हैं आज, और पहले ही कोविड से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना बच्चों को भी करना पड़ रहा है इससे। जी, ये तो बच्चों का मुस्तकबिल जो है ये अंधकार में झोंकने की कोशिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करे और लोगों को बिजली फराहम करे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करें। सर, आपका नाम? दया कृष्ण रैना। दिया जी, क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से परेशानियों का सामना डोडा के अंदर लोगों को करना पड़ रहा है बिजली की तरफ से। बिजली का तो ऐसा सिस्टम है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स जो है ना पूरे मुहैया हैं इनको, लेकिन डिपार्टमेंट की अपनी मिली भगत से जो LT सामान है, ST का सामान है, जो इंसुलेटर हैं, क्लैंप हैं, ट्रांसफार्मर के कोयले हैं, जो भी है सब कुछ इनको आता है, लेकिन वो सारा ये बेच बाज के अपने जेबों में डालते हैं, और हम आवाम जो है वो सफ़र हो रही है। लोगों को प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी काफ़ी मुश्किलात है। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है तो बिजली का आंख मचोली शुरू हो गई है। डोडा डिस्ट्रिक्ट की हालत है, तो गाँव की इस तरह गाँव में तो आज एक हफ्ते से जब से बारिश शुरू हुई है, गाँव में कोई बिजली नहीं है। गाँव वालों को यही बोलते हैं कि इंसुलेटर नहीं है, पिने नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। सब दरख्तों के साथ तारें जो बांध के रखी हैं, लाइनमैन अपनी जगह सोया हुआ है, जेई उसका अपनी जगह सोया हुआ है, एक्सीएन साहब हमारे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर निकलते नहीं है, अपने रूम में बैठे हैं। उनको 4-4 हीटर लगे हैं, चारों तरफ से कांगड़ी भी लगी है, हर चीज़ लगी है, लेकिन लोगों का कुछ नहीं सोचते हैं। आखिर में क्या अपील करेंगे? हम यही गुजारिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इसके बारे में सोचा जाए और आवाम की जो मुश्किलातें हैं उनको हल किया जाए। ये कुछ स्टूडेंट थे हमारे साथ जिनने साहब ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को ध्यान देना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट है उस पर नकेल कसना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें कोविड-19 की तो 5 से 6 महीने कोविड-19 चला और उसमें इन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, और एनुअल एग्जाम हो रहे हैं उसमें लाइट नहीं है। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलते हैं। जमशेद मलिक की रिपोर्ट देख लीजिए। सरहानूकोट इलाका जो तहसील राजौरी और असेंबली हल्का दरहाल के साथ जुड़ता है, और इस वक्त हम खड़े हैं सरहानूकोट और तराला के बीच में बहने वाली एक नदी पर। अगर इस नदी में पानी आ जाता है तो इन लोगों का राब्ता जो है शहर के साथ, दिगर इलाकों के साथ कट जाता है। कितनी मुश्किलें इनको आती हैं, इन पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ मकामी लोग हैं, इनसे जानेंगे। सर, अगर इस नदी में पानी आ जाता है, जब किस तरह आप लोगों का आना जाना रहता है सिटी की? तो यहाँ पे सर मुश्किल है, अब कोई पुल नहीं है इस नदी के ऊपर। जब भी बारिश होती है तो बारिश के कारण जो भी बच्चे हैं सर, उनको भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको सर, आप चल के आए, देखो कितना मुश्किल रास्ता है यहाँ पे। तो प्रेग्नेंट खुद चलना ऐसे मुश्किल है, तो प्रेग्नेंट लेडी जब चारपाई पे उठा के हम चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे? सर, जिस तरह इस नदी की अगर हम बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है और नदी में पानी बढ़ेगा, उस वक्त आप लोगों का किस तरह आना जाना रहता है? इसी नदी से सर, इसी नदी से होके जाते हैं। बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है, हमें इसी नदी से होके जाते हैं। तो इसके लिए आपने कभी अपने आला हकाम तक ये बात पहुंचाई? सर, इससे पहले तो यहाँ कोई ऐसा जो इंतज़ामिया का है, कोई लीडर जो है हमारे गाँव में नहीं पहुँचा। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हम याद आते हैं
तो हमारी कंडीशन वही 47 वाली है। आज 2020 चल रहा है, लेकिन हम 1947 में रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ रोड का सिस्टम नहीं है, रोड नहीं है। बच्चे हमारे सर यहाँ से 3-4 किलो जब बैग उठा के यहाँ से जाते हैं पलमा की तरफ, 3-4 किलोमीटर पैदल चल के तालीम हासिल करने के लिए जब बच्चे जाएंगे तो स्कूल के टाइम पे वो नहीं पहुँच सकेंगे। तो उस बच्चे ने पढ़ना क्या है? यहाँ से अगर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के पलमा ये नाले के साइड में होते हुए जाएंगे, तो पलमा जब पहुँचेंगे तो पलमा गाड़ी मिले या ना मिले, उसके तो जो सब्जेक्ट हैं वो तो ज़ाया हो जाते हैं। 11 बजे पहुँचेगा, 10 बजे पहुँचेगा, तो इतना टाइम लगता है। सर, आने वाले दिनों में जिस तरह बारिशों का सिलसिला अब शुरू होगा, इस नदी में पानी का बहाव बढ़ जाने से आप लोग किस तरह सिटी का रुख करते हैं? सर, हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि लोगों ने धान वगैरह उगाने के लिए अपने पाइप वगैरह रखी होती हैं, उससे हमें गुजरना पड़ता है। उससे हमारी लाइफ का बहुत ही रिस्क होता है। और जब बरसात का मौसम होता है उसमें भी हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब छोटे बच्चे जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं तो हमें घर से कोई बड़ा आदमी आके उनको अपनी कमर पे उठा के इस नदी से आर पार करेगा। क्योंकि ये थे हमारे साथ कुछ मकामी लोग, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं सोनूकोट इलाका राजौरी का, इसके पीछे हम आपको ये नदी इस वक्त जो दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह बारिश का सिलसिला शुरू होगा और इस नदी में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसके बाद इन लोगों का रास्ता जो राब्ता है शहर के साथ बिल्कुल कट जाता है, क्योंकि इस नदी से ही होके इन लोगों को शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये इन लोगों की तरफ से जो कही गई है वो है कि तालीम हासिल करने के लिए जो बच्चे जाते हैं वो भी इसी नदी से गुजर कर जाते हैं, मगर सरकार की तरफ से आज तक इस नदी पर पुल तक नहीं बनाया गया। चलिए अब चलते हैं सांबा, और सांबा से ऋषि खजूरिया की क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी की चुनावों का बिगुल बज चुका है और चुनावों में हम लगातार अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रंजिशें भी सामने आ रही है। जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और रामगढ़ सेक्टर के गांव चकसरारिया में एक वाकया पेश आया है। यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार की रातों रात गाड़ी जला दी जाती है, उनकी फ्लैक्सेस जला दी जाती हैं। और अब उनका इस पूरे वाकये पर क्या कहना है, मेरे साथ वो खुद सोशल एक्टिविस्ट और जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अविनाश चौधरी, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। तो ये क्या पूरा वाकया सामने आया जिसमें आपकी गाड़ी जला दी गई, 2 दिन पहले आपकी फ्लैक्सेस जला दी गई, क्या पूरा मसला हमें बताने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, उसी के मद्देनज़र रामगढ़ बी से मैं चुनाव जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूं। और कुछ दिन पहले मैंने एक फ्लैक्स लगाई थी जिस पे दीपावली और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए, शुभकामनाओं के लिए मैंने वो उसमें वर्डिंग दी थी। उस पर भी किसी ने पेट्रोल फेंक के देर रात मेरा वो बैनर जला दिया। अब मेरी गाड़ी जो मेरे घर के बाहर खड़ी होती थी, जहाँ मैं रोज़ाना खड़ी करता हूँ, तो उस पर भी पेट्रोल फेंक के आग लगा दी। वो आप गाड़ी दे सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इलेक्शंस चुनाव से हो रहे हैं, एक तो सवालिया निशान ये प्रशासन पे भी उठता है, दूसरा जो है ये जो उम्मीदवार सारे खड़े हैं, अगर जिसने भी ये शैतानी की है, जिसने भी ऐसा नीच हरकत की है, इनको ये चाहिए कि आप जनता के मुद्दों को लेके बात करें। किसी का आर्थिक नुकसान करके आप पर्सनली किसी पे हिट करके किसी को आप वोट चाहोगे, जनता सब जानती है, वो ऐसा नहीं चलने वाला। मेरे लक्ष्य से आप मुझे रोकने का प्रयास करेंगे, वो मैं नहीं रुकने वाला। क्या आपको किसी के ऊपर शक है, कोई आपसी रंजिश आपकी? देखिए, लगातार लॉकडाउन से पहले मैंने गाड़ी खरीदी थी और 7 महीने लगभग हो गया मैं गाड़ी वहाँ ही पार्क करता था। पूरे मोहल्ले की गाड़ियाँ होती हैं। अभी ही जिस दिन मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं अलग अलग पंचायतों में, रात को मेरी गाड़ी को आग लगा दी जाती है। तो ये सीधा संदेश जाता है, पुलिस प्रशासन का ये काम है, उस पर फेयर और जल्द से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिसने भी ऐसा किया है, आपने देखा अभी रामगढ़ सेक्टर में भी किसी की गाड़ी को जला दिया गया, तोड़ा गया। जो सामाजिक तेज शैतानी तत्व हैं, समाज में माहौल ख़राब करने वाले तत्व हैं, इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये कश्मीर नहीं है, ये जम्मू खिता है और जम्मू खिते में अशांति फैलाने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जब तक आप कानून जो है, प्रशासन जो है वो सख्ती से नहीं निपटेगा, तब तक ऐसे अपराधी हैं, इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। तो कोई इंक्वायरी को लेकर बात करें तो कोई इंक्वायरी हो रही है? पुलिस एसएसपी सांबा से बात हुई है, जिला प्रशासन सांबा का जो उच्च अधिकारी उनके तक आपने ये कंप्लेन पहुंचाई है? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर जनाब के शर्मा साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई है, आर भटनागर साहब से बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिए, मैंने भेज दी। उन्होंने कहा मेल कीजिए, मैंने मेल भी कर दी। एसएसपी साहब से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद हमारी पूरी पंचायत, मेरे गाँव वासी मेरे साथ गए। एसएचओ साहब से भी हमने रिटर्न में लिखित तौर पे कंप्लेन की, एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन 3 दिन हो गया है, ना ही कोई सिक्योरिटी के लिहाजे से मुझे कोई कॉल आई है
और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई है। कल को मुझे कोई पर्सनली हिट करता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जो दावे कर रहा है कि ये फेयर इलेक्शन हम करवा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा कि ये इलेक्शन का दौर जिस तरह से शुरू हुआ है तो प्रत्याशी एक दूसरे पर लगातार हमला भी कर रहे हैं, यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो वाकया सामने आया, जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं, ये गाड़ी पूरी तरह से जला दी गई है और इससे पहले इनकी जो होर्डिंग्स वगैरह थे वो भी जला दिए थे। तो हर एक प्रत्याशी की बात करें तो वो हर एक हथकंडा अपनाता है, जो विपक्षी उसका प्रत्याशी होता है उसे हराने के लिए। लेकिन यहाँ ना तो कोई आपसी रंजिश नजर आ रही है, ना इनको किसी के ऊपर शक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर अब पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अभी तक कार्रवाई किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। तो ये चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और इस तरह की आपको कई तरह की हरकतें और भी आगे आने वाले दिनों में नजर आ सकती है, क्योंकि कल ही इसी सेक्टर में, रामगढ़ सेक्टर में, कुछ और प्रत्याशियों की गाड़ियां भी जलाई गई हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि शरारती तत्व भी इस लोकल डीडीसी के चुनावों में खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब चलते हैं जिला कठुआ, और कठुआ से भी सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर आज पोल पार्टीज को कठुआ जिला से रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान 28 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लेकर आज जिला कठुआ से पोलिंग पार्टीज को 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि कठुआ जिला के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 28 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें बनी और लोहाई मलार का इलाका है। दोनों ही जगह के लिए आज पोल पार्टीज को पूरे सामान सहित यहाँ से रवाना कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस पोल पार्टीज को यहाँ से रवाना किया है। कुल 111 पोल पार्टीज यहाँ से रवाना की गई हैं। आपको बता दें कि ये जो मेरे साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। यहीं से पोल पार्टीज को यहाँ से रवाना किया गया है और 28 को जब मतदान की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो पोल पार्टीज जो पेटियां हैं जो वो यहीं पर लेकर आएंगे और यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और काउंटिंग की अगर बात करें तो काउंटिंग सेंटर्स भी इसी को स्थापित किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की ये इमारत है और यहीं पर काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब रुक कर देते हैं जम्मू शहर का, क्योंकि जम्मू के क्या सूरत हाल है वो भी जरा देख लीजिए, लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए। आपका लीडर कैसा? कश्मीर की जनता ने जो फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, खासकर मैं अपनी इस विधानसभा सीट के लिए कहूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मेरे जितने भी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता सारे चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो सब समझते हैं, जब मैं MLA बना था जो सारे अपने आप को आप MLA समझते, जब मैं मिनिस्टर बना था तो ये अपने आप ही बैठे ये समझते कि हम मिनिस्टर हैं। आज भी इस चुनाव में मैं जीतूंगा, जहां भी मैं पहुंचूंगा इनको पता है कि हम वो बढ़ने वाले हैं, इसलिए ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे चुनाव लड़ने की, लोगों के पास जाने की भी जरूरत नहीं। मेरा सिर्फ इतना काम है लोगों से मिलना, और ये लोग खुद अपने आप लोगों के पास जा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की वोट देना है। और इस पार्टी के पक्ष में जबरदस्त प्रचंड लहर है। जम्मू कश्मीर के कोने में जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त उत्साह, जोश और जज्बा और वलवला है। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष आज इस बॉर्डर के इस सीमावर्ती क्षेत्र सुचेतगढ़ आरसपुरा के अंदर श्रीमान श्यामलाल चौधरी जी उनके समर्थन में आज नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। ये जोश और जज्बा ये चीज दिखाता है कि जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होने वाली है। NC, कांग्रेस, PDP समेत तमाम बाकी दलों का यहाँ सूपड़ा साफ होने वाला है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।